हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हर्ष। हमारे चैनल नौकरी जी पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CGL 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 जून को स्टार्ट हो गया था फॉर्म भरना और उसी दिन नोटिफिकेशन भी आया था आपका। तो उसी के जो मेन पॉइंट्स नोटिफिकेशन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपसे छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको कोई गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से आराम से फॉर्म भरना है, शांति से फॉर्म भरना है। पढ़ाई पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। अकेला अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई और आपका फॉर्म गलत है तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा दोस्तों उसका। तो उसी बारे में है ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है CGL 2024 का नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज। आप देख लीजिए कि इसमें सबमिशन की डेट दी हुई है 24 जून से 24 जुलाई तक। यानी आपके पास पूरा एक महीना है फॉर्म भरने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट डेट को ही भरें, लास्ट के 3-4 दिन में ही भरें। आप फॉर्म भरना अपना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 4-5 दिन हो गए हैं। अगले 4-5 दिन में, 6 दिन में अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। आप क्यों ज़्यादा लेट करेंगे, है ना। शुरू में भी ऐसा नहीं होता है कि बिना पढ़े ही भर दें। आप अपना टाइम निकालिए, इस वीडियो को देखिए, पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़िए अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो, और फिर अपना फॉर्म भर दीजिए। ये है लास्ट डेट 24 जुलाई 11 बजे तक। ठीक है, फीस भरने की एक दिन और एक्स्ट्रा है। और जो करेक्शन विंडो है दोस्तों, है ना, आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद कोई गलती हो गई हो आपसे तो उसको ठीक करने का भी आपको SSC एक मौका देगी 10 और 11 तारीख को अगस्त में। अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपका शेड्यूल भी CGL के मतलब जो शेड्यूल होगा SSC ने जारी कर दिया है कि टायर 1 का जो शेड्यूल है वो आपके सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा। टायर 2 आपका दिसंबर में होगा। जब टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो उसकी भी डेट दे दी है। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अब आपको क्लियरली पता है कि हमारे पास कितने दिन हैं पढ़ने के। ठीक है, तो अब ये आपकी पोस्ट हैं, सबसे हाई पेइंग पोस्ट हैं CGL की, पे लेवल 7 की हैं। इसमें कुछ ASO की पोस्ट हैं, ये देख लीजिए। कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं और एक सब इंस्पेक्टर भी है CBI का। ठीक है, तो ये आपकी सबसे हाई लेवल जो पोस्ट हैं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं CGL में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी है, आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है कि मुझे ये लेना है या कुछ और लेना है। तो ये है ग्रुप B की पोस्ट। इन सभी की दोस्तों आप देखेंगे तो जो एज लिमिट है वो लास्ट मतलब जो सबसे मतलब ज़्यादा उम्र जहाँ पे आप आखिरी बार फॉर्म भर सकते हो है 30 साल, 30 ईयर्स तक। और कुछ में स्टार्टिंग एज 18 है, कुछ में 20 है, वो आप देख लीजिएगा। ये हैं आपकी पे लेवल 6 की पोस्ट। इनमें भी लास्ट एज यानी अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स की। JSO की पोस्ट के लिए एक एक्सेप्शन है, 32 ईयर्स का है। वो 32 ईयर्स तक लोग भर सकते हैं। तो जिन बच्चों की हो सकता है कि बाकी पोस्ट की एज निकल गई हो, वो JSO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपकी पे लेवल 5 की है, ऑडिटर और अकाउंटेंट की है मेनली इसमें पोस्ट। इनको ग्रुप C पोस्ट में डाला हुआ है। इनकी जो एज लिमिट है वो है अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। पे लेवल 4 में भी ऐसा ही है, ग्रुप C की पोस्ट है ये, और 27 ही इनकी अपर एज लिमिट है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स BC में है पे लेवल 4 में। तो इनमें से आपको, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम के तो नाम आपने सुने ही होंगे। नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए। आगे है कि जो आपका मैथ होगा पार्ट C है, देखिए, ग्रेजुएट द क्वेश्चन इन पार्ट A, B एंड D विल बी ऑफ लेवल कम्यूनिसेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और पार्ट C यानी मैथ, ये होगा आपका 10th लेवल का। तो ये भी क्लियरली मेंशन है कि जो आपका मैथ आएगा वो किस लेवल का आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है कि कुछ पोस्ट जो हैं, ये जो हैं उनमें स्पेशल फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब थोड़े से हाई हैं बाकी पोस्ट के मुकाबले। जैसे ये हो गया GST इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर। ठीक है, ऐसे इंस्पेक्टर ऑफ CBN, सब इंस्पेक्टर हैं कुछ। तो ये जो हैं इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिजिकली थोड़े फिट हों, है ना। बाकी पोस्ट में क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है। इनमें उस एक पॉइंट और है
कि इनमें कलर ब्लाइंड भी आप नहीं होने चाहिए। तो आप ये टेस्ट भी अपना करवा लें, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो कलर ब्लाइंड होते हैं। टेस्ट के वक्त पता चलता है कि नहीं मैं तो हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है बच्चों, ऐसा नहीं है। ये आपको लग रहा होगा सुन के कि बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। बाकायदा मेरे जो घर में हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको पता तब चला जब उनका मेडिकल हुआ, तो मेडिकली अनफिट हो गए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। ये वैसे आपके बाद की बात है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपसे प्रेफरेंस मांगेगी आपको, तब ध्यान रखना है। अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी भी कुछ पोस्ट हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, आपकी टेंटेटिव वैकेंसी भी सीजीएल की, मतलब 17,727 ये एसएससी ने बता दी है। अभी पूरी मतलब कहाँ कहाँ कौन सी है, क्या पोस्ट की कितनी है, वो अभी एसएससी ने जारी नहीं की है। वो आपको अपकमिंग डेज में बता देंगे। जब आपकी प्रेफरेंस आपको भरनी होगी उससे पहले वो आपको बता देंगे कि इस पोस्ट में इतनी वैकेंसी है, आप ये भर सकते हैं। ठीक है, वो सारी बातें बता देंगे। एक और पॉइंट क्या है कि एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो ग्रुप सी पोस्ट का होता है। ग्रुप बी पोस्ट के लिए उनके रिजर्वेशन नहीं है। तो ये बात एक्स सर्विसमैन अगर कोई हो तो ध्यान रखे। ये दोस्तों जो हमें इंटरनेट पे सोर्सेज मिले हैं आरटीआई के थ्रू, जो लोगों ने पता करी है कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15,250 हैं। तो अभी एसएससी ने तो 17,727 बता दिए हैं। तो उनमें से जो 15,250 है उनका तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, ये आरटीआई के थ्रू है, अभी कोई ऑफिशियल एसएससी ने नहीं लिखा है अपनी साइट पे या कहीं भी। बाकी आप देख सकते हैं कि 930 सीएसएस की है। ठीक है, एसओएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इतनी है। जीएसटी इंस्पेक्टर की देख लीजिए, ये बहुत से लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है, 2664 हैं ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो अभी जो इस 17,727 में मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी पोस्टल असिस्टेंट की। ठीक है, 4,098 है, हो सकती है थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए या थोड़ी डिक्रीज़ हो जाए। तो ये है, आप देख लीजिएगा। ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की अलग अलग जगह पे कितनी वैकेंसी है, थोड़ा सा और इनकम टैक्स के अंदर ही, मतलब टोटल इतनी है। और उनमें से कहाँ कहाँ क्या क्या है ये भी। अभी आपको इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इतनी आपकी पोस्ट है। किसी बच्चे को इच्छा हो कि मेरी जगह पे मेरे को ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे मान लीजिए बेंगलोर तो है ही नहीं ओबीसी की, है ना, ईडब्ल्यूएस की, एसटी एससी, बेंगलोर में पोस्ट ही नहीं है। आप देखेंगे तो यूआर की भी नहीं दी हुई है। तो अब कोई बेंगलोर का है तो वो तो अपने सिटी में नहीं ले सकता है, चाहे कितनी अच्छी रैंक ले आए। यहाँ पे रैंक मैटर ही नहीं करेगी अगर वैकेंसी नहीं है तो ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको देखना हो कि मेरी जगह पे है या नहीं है। ठीक है, अभी टायर 1 से पहले इनका कोई यूज़ नहीं है आपके लिए। टायर 1 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टैक्स असिस्टेंट की हैं, ये भी आप आराम से बाद में स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये जीएसटी इंस्पेक्टर की है। ठीक है, 2664 जो मैंने बताई थी। तो कहाँ कहाँ कितनी है, दिल्ली कितनी है आप देख सकते हैं, 163। ऐसे ही लखनऊ कितनी है आप देख सकते हैं, 37। तो ऐसे आप आराम से सभी को देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों है एज लिमिट। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो अभी 18 के होने वाले होंगे या 21 के होने वाले होंगे और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होगी, है ना। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी एज कैलकुलेट कहाँ से होगी। वो होगी 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2024 से कैलकुलेट होगी आपकी एज। ठीक है, 18 से 27 है तो उसमें भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है एसएससी ने कि इस डेट से आपका पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। सभी के लिए लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर वैसे तो होता नहीं है जनरली, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कि जिनका जन्म 1 दिन 2 दिन पहले आगे पीछे हो जाता है, तो उनके लिए बड़ा एसेंशियल है। अगर आप हों ऐसे तो देख लीजिएगा। ये हम देख लेते हैं कि जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ पोस्ट हैं जिनकी एज है 18 से 30, कुछ हैं 18 से 27, कुछ 18 से 32। तो जो बच्चे रिजर्व्ड कैटेगरी में होते हैं, यानी SC ST हो, OBC हो, PWBD यानी ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए देखिए एक्स सर्विसमैन, उनके लिए थोड़ी सी रियायत देता है एसएससी है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए
3 साल, PWBD के लिए 10, ऐसे ही आप देखेंगे तो यानी अगर इनमें क्या होता है कि हर चीज़ में +3 हो जाता है पर एज लिमिट में, अगर OBC हैं आप तो। ऐसे अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो +5 हो जाएगा आपके लिए। मतलब क्या है कि आप अगर 35 साल तक भी हैं तो भी आप भर सकते हैं अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो। जनरल के लिए जो मैंने आपको पहले बताई थी वही रहेगी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, ठीक है। क्रूशियल डेट देख लीजिए, ये भी उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS PWBD। तो आपकी जो क्रूशियल डेट मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट की डेट है वो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से बाद की नहीं होनी चाहिए, उससे पहले की होनी चाहिए। पता चले कि आपके पास मान लीजिए 25 जुलाई 2024 की भी हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 जुलाई है और आपके पास 25 जुलाई की है, तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते कि सर एक ही दिन तो हुआ है, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन में होता है जो डेट मेंशन है आप उसके बाद नहीं भर पाएंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो इसीलिए है कि आपकी ये जो डेट्स हैं ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। बच्चे इन चीज़ों को मिस ज़रूर कर देते हैं, आप मानिएगा। आप में से बहुत से कैंडिडेट अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो मिस कर जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है। आप सिर्फ मेन पॉइंट देख लिया कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट और कब ख़त्म है, बस, कि मैं कहीं ये छूट ना जाऊँ। बाकी पॉइंट्स तो मिस ही कर जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। और देख लीजिएगा कि OBC कैंडिडेट को ये ध्यान रखना है कि वो नॉन क्रीमिलेयर NCL जो सर्टिफिकेट होता है वही बनवाएं, ठीक है। EWS वाले कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर यानी जो अब चल रहा है उसी का हो, उसके पहले का ना हो सकता है उससे पहले का हुआ तो रिजेक्ट कर दें, उसको माने ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है। OBC कैंडिडेट भी कोशिश करें कि इसी साल का अपना OBC सर्टिफिकेट बनवा ले। वैसे तो उनका होता है कि 3 साल बैक तक SSC पहले से लेता आया है कि अगर आपके पास पिछले 3 साल में भी कभी आपने बनवाया था तो भी चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि नया ही रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपको डिपार्टमेंट बाद में अलॉट होता है वो आपसे पूछता है कि भाई नोटिफिकेशन में तो ये लिखा हुआ है, कहाँ है ये सर्टिफिकेट। फिर आपको थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी, फिर आपका कैंडिडेचर फाइनल अप्रूव होगा। तो आपको उस चीज़ में क्यों घुसना है, अगर आप अभी बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, क्यों लेट करना है। अब आ जाते हैं दोस्तों असेंशियल क्वालिफिकेशन पे। जो आपकी पोस्ट है JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आपको जो चाहिए, एक तो आपके पास होनी चाहिए बैचलर की डिग्री, ठीक है, और साथ में आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ में, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ में, है ना, आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में 3 साल, ऐसा नहीं ऑप्शनल हो, तो वो होना चाहिए तो चल जाएगा। एक पोस्ट है आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो बैचलर की डिग्री है वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, ठीक है, सभी सेमेस्टर में। एक आपकी पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके लिए तो वैसे तो मांग रखी है कोई भी बैचलर डिग्री चल जाएगी, लेकिन स्पेशल लिखा हुआ है कि उनकी जो मांग है डिज़ायरेबल ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे मेन भी होती हैं अगर माना जाए तो GST, इनकम टैक्स, जो भी हमने पीछे देखी, ASO, कोई भी पोस्ट, उन सब के लिए सिर्फ आपको बैचलर की डिग्री चाहिए होगी दोस्तों। और बैचलर डिग्री जो है उसका रिजल्ट कब तक घोषित हो जाना चाहिए, देखो ये भी मेंशन किया हुआ है 1 अगस्त 2024, यानी उसके बाद का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। सपोज करो 2 अगस्त को आप कर रहे हैं डिग्री और आपका रिजल्ट 2 अगस्त को आता है इस साल, तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म तो भर देंगे आप, लेकिन आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल बाद में कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास रिजल्ट का प्रूफ नहीं रहेगा कि वो 1 अगस्त से पहले का है, ठीक है, या 1 अगस्त का भी है वो भी चलेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख रहा है अगर आप बैचलर डिग्री अभी कर रहे हैं। जिन्होंने कर ली है उनको तो ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत देने वाली है। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका जो टायर 1 है उसका क्या मतलब पैटर्न रहेगा। पैटर्न दोस्तों वही है जो अभी पिछले 8-10 साल से चलता आ रहा है, कुछ चेंज नहीं किया है अभी तो। आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन, ऐसे GK के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के भी 25 और इंग्लिश सब मतलब फ़िलहाल इक्वल उसमें है, अमाउंट में है,
ठीक है, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 200 मार्क्स का आपका प्री का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको करना होता है। ये पैटर्न पहले था, ये पैटर्न दोस्तों अभी भी है। ठीक है, जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती हैं, PWBD कैंडिडेट्स मतलब जो एलिजिबल हैं, मेंशन किया हुआ है SSC ने अपने नोटिफिकेशन में, उस वो जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी मिलता है। नॉर्मली आपके पास होता है 1 घंटा ही। ठीक है, जो आप अगर आप बिल्कुल आप फिजिकली फिट हैं, सब ठीक है, तो आपको 1 घंटा ही मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम रिजर्व कैटेगरी से हैं तो हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो जो है, वो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं दूसरे स्क्राइब वाले, जो खुद नहीं पेपर दे सकते हैं, वो अपने साथ स्क्राइब लाते हैं, यानी जो उनका बिहाफ में पेपर ऑप्शंस क्लिक करता है, जो चीज़ें होती हैं, तो ये उनके लिए है। आप लोगों जब जो भी और जनरल लोग होंगे सबके लिए 1 घंटा ही रहेगा। ठीक है, एक बात और, जो आपकी मेरिट लिस्ट यानी जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो आपके टायर 2 एग्ज़ाम के ऊपर होगा। यानी टायर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये दोस्तों पिछले 3 साल से ऐसा CGL में हुआ है, मतलब SSC ने किया है कि आपका जो टायर 1 है क्वालिफाइंग है। पहले ये भी इसके नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब ये क्वालिफाइंग है। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो आपको सिर्फ टायर 2 के लिए बैठना है, और टायर 2 में आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। JSO जो बच्चे देंगे उनके लिए टायर 2 में 2 पेपर होंगे। एक तो जो आप सभी देंगे पेपर 1, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा उनका पेपर होगा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ऐसे ही जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है उनके साथ भी होगा, उनका भी एक और पेपर होगा। तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो उन दोनों पेपर से डिसाइड होगी। एक बात और है दोस्तों, जो डेस्ट की प्रेफरेंस है कुछ पोस्ट में मांगी हुई है, ठीक है, जहाँ पोस्टल असिस्टेंट आप मान सकते हैं। तो इनमें क्या है कि आपको थोड़ी सी टाइपिंग जो है स्पीड चाहिए होगी, है ना। टैक्स असिस्टेंट है, इनमें थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड आपकी नॉर्मल से ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली तो क्या है कि 27 है, लगभग 27 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इनमें शायद 30 है या 35 है, आई एम नॉट टू श्योर अभी, कि इनको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। टायर 2 का दोस्तों वैसे तो अभी आपका कोई बहुत यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल प्री पेपर पे ही फोकस करना है। बाकी मैं और टायर 2 का आपका जब पेपर होगा, आपका फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा, तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या क्या है। अच्छी बात यह है कि आपके जो टायर 1 के सिलेबस है दोस्तों, टायर 2 में भी लगभग वही है, थोड़ा सा चेंज है और वही सेम सब्जेक्ट है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि अब इसमें घुसने की ज़रूरत है, क्या कुछ होता है टायर 2 में, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। आपका 2.25 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है, 390 का पेपर होगा आपका। ये बाकी हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखा भी हुआ है, ये नोटिफिकेशन में ही है। ठीक है, ये देख लीजिए, 210 का एक पेपर है, 180 का एक है, सारे एक साथ ही होंगे दोनों, तो 390 बन गए आपके। उसके जस्ट बाद ही आपका 15 मिनट का कंप्यूटर का होगा। इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं दोस्तों, इसकी कट ऑफ जारी करेगा SSC, 18 नंबर 20 नंबर वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो आपको बस पास करना होता है कि आप कंप्यूटर में फेल ना हो। जब आपका ये पेपर आप इसमें पास कर जाते हैं तभी ये ऊपर वाले पेपर चेक होते हैं और मैटर करते हैं, वरना आपको फिर मेरिट लिस्ट में लिया ही नहीं जाता है। तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका फिर से क्वालिफाइंग होता है टायर 2 में। बाकी ये हम उस टाइम में डिस्कस करेंगे, अभी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कि आपको जब फॉर्म भरना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो चीज़ क्या है दोस्तों, आपका फॉर्म OTR के थ्रू होता है अब, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप पहले क्या होता था दोस्तों कि हर पेपर के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था। कई बार बच्चे दो दो चार चार पांच पांच फॉर्म भर देते थे, ठीक है, और जो उसमें से सबसे ठीक उनको लगता था, किसी में फ़ोटो की दिक्कत है जिसमें ठीक लगी उस पर दे आते थे। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और आप फॉर्म भरते हैं, उसी फॉर्म से आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज़ जो नई चीज़ हुई है वो हुई है लाइव फ़ोटो दोस्तों। पहले फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज़ क्लिक करवाते थे, ठीक है, उसके बाद अपलोड करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपका जो कैमरा होगा फ़ोन का, या जहाँ भी जिस भी आप डिवाइस से भरेंगे, उसके जो फ्रंट कैमरे से आपकी फ़ोटो क्लिक होगी और वही फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे आएगी। तो आपको फ़ोटो क्लिक करते वक्त ध्यान रखना है कि कोई टोपी ना पहनी हो, कोई चश्मा नहीं पहना हो, कान आपके विजिबल हों, आपकी आइज़ विजिबल हों,
ठीक है, फ्रंट फेसिंग हो एकदम, कैमरे के बिल्कुल सामने, ऐसा नहीं कि आपने आंखें नीची कर रखी हैं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए आपका फ़ोन। इस बार सिग्नेचर जो है दोस्तों वो भी देख लीजिए, उनका थोड़ा सा इमेज को मतलब डायमेंशन है वो थोड़ा सा चेंज किया, पहले अलग होता था, अब 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कहीं सोचें कि किसी ने पिछली बार फॉर्म भरा था वैसा का वैसा सिग्नेचर अपलोड कर दें, नहीं, उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोई आपकी इमेज जो है, ना तो सिग्नेचर की और ना आपकी खुद की ब्लरी होनी चाहिए, वो एकदम क्लियर विजिबल ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फाइनल होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभी पीछे से दोस्तों क्या हुआ था कि जो सीपीओ के फॉर्म थे उनमें कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ ब्लर थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो। फीस दोस्तों 100 रुपये रहेगी। विमेन कैंडिडेट हैं जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं और ईएसएम, उन सभी के लिए फ़ीस नहीं रहेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सभी के लिए 100 रुपये फीस है, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अनरिजर्व हो, उनके लिए तो वो रहती है फाइनल, ये रहेगी। अगस्त में जो आपका करेक्शन फॉर्म आएगा, 2 दिन आपको देंगे, उसमें आप 2 बार ठीक कर सकते हैं अपने फॉर्म को, एक बार 200 रुपये दे के, एक बार 500 रुपये दे के। कोशिश करना ऐसे नौबत ही नहीं आए कि आपको करेक्शन करनी पड़ी, आप इस बार ही फॉर्म को ठीक से भर लेना। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ जो हो, वो जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है, यानी मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट 10th की बोलते हैं हम इसको, उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। हो सकता है कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी के पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में अलग है, कई बार हो जाती हैं गलतियाँ, तो वो वही भर देते हैं कि मैं ये आईडी लेके जाऊंगा और मैं ये इसमें डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ आपकी डीओबी 10th की सर्टिफिकेट के बेस की ही होनी चाहिए, और ऐसी ही आईडी आपको कैरी करनी है जो उससे मैच करे डेट डीओबी। इसमें कोई रियायत नहीं होती अगर इसमें गलती हो जाती है दोस्तों तो। ऐसा ही एक और एग्जांपल देके एसएससी ने नोटिफिकेशन में समझाया कि ओबीसी कैंडिडेट है, मान लीजिए उन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा, अब बहुत अच्छी रैंक भी आ गई, बाद में अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए डीवी के टाइम में, तो उनका कैंडिडेचर एकदम कैंसिल हो जाएगा, ना कि उनको अनरिजर्व में ले लिया जाएगा। ऐसा पहले होता था दोस्तों, अब नहीं होता है। अब जो आप कैटेगरी भरेंगे या उसका मतलब आपका सिलेक्शन उसी से ही होगा, और आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में, और जो नोटिफिकेशन आपका आया है ये पॉइंट्स आपको पता ही होना चाहिए। आपकी डीओबी, आपकी डीओबी आपको पता ही होनी चाहिए दोस्तों, है ना, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, कब से डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, एज कैलकुलेशन, ये मैंने आपको दिखाया, ये आपको पता होनी चाहिए। क्रूशियल डेट क्या है ये मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपको आपकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। लाइव फ़ोटो खींचेगी, ये ध्यान रखना है आपको। सिग्नेचर के डायमेंशन पहले से बदल गए हैं, यानी थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करके फ़ोटो अपलोड करनी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जेएसओ का पेपर आप भर सकते हैं या नहीं, ये आपको फॉर्म में पूछेगा कि आर यू क्वालिफाइड फॉर दिस, आपके पास इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपको देखना है आपके पास है तो यस करना, वरना नो करना। ऐसे ही स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का भी आपको ये ध्यान रखना है। तो यही इसमें मेन मेन पॉइंट थे दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिए। कुछ में मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो भी आपको ध्यान रखना है, कहीं आपकी ड्रीम पोस्ट में ऐसा हो और आप उनके लिए क्वालिफाई ना कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखना। बाकी एग्ज़ाम कैसे करेंगे, क्या हमारी अब अगले 80 दिन की, क्योंकि 80 दिन ही लगभग आपके पास बच गए हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होने चाहिए, वही हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपकी कमी थी, आप इसको इम्प्रूव कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विज़िट कीजिए, उसमें रोज़ हम सीजीएल और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की क्विज़ेज़ और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं दोस्तों।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।